नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डूंगरजाल क्लासेस में। आज की डेट है 17 मई 2020 और शुरुआत करते हैं कल और आज दोनों की करंट अफेयर्स के साथ। पहला आर्टिकल है सचेत। 15 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री ने हाल ही में बनाए गए तटरक्षक बल गश्ती जहाज़ सचेत को राष्ट्र को समर्पित किया है। सचेत एक गश्ती जहाज़ है जो कि गश्ती जहाज़ है, तो नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों इसके बहुत बेटर हैं। ये जो तटीय इलाका है इसमें गश्त करने के काम आता है, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा के लिए। 2 इंटरसेप्टर नौका भी है, ये भी गश्त करने के काम आती है। इंटरसेप्टर नौका भी C450 C451 ये दोनों भी बनाई है। जो सचेत है उसका डिज़ाइन और निर्माण दोनों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किए हैं। स्वदेशी जहाज़ है। 5 स्वदेशी जहाज़ बनाए जा रहे हैं अब तटीय गश्ती जहाज़। उनकी श्रेणी में ये पहला पोत है। इसकी जो डायमेंशंस वगैरह उतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 105 मीटर लंबा है, वज़न करीब 2350 टन है, 2 डीजल इंजन है, 6000 नॉटिकल मील की कैपेसिटी है, इतना दूर ही चल सकता है। और ये इसकी स्पीड है 26 समुद्री मील प्रति सेकंड प्रति घंटे होती है 26 समुद्री मील प्रति घंटे। यह पोत तीव्र तलाशी व बचाव अभियानों के लिए दोहरे इंजन वाला हेलीकॉप्टर उच्च गति वाली 4 नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। अगर कहीं समुद्र तटीय क्षेत्र में प्रदूषण होता है तो सीमित प्रदूषण रोधी उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। जो इंटरसेप्टर नौका है दोनों C450 C451, ये हजीरा में एक संस्थान है, लॉर्सन एंड ट्रूबो शिपयार्ड, इसके द्वारा ही बनाई गई है। 45 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है। 30 मीटर लंबी है। ये इनका डायमेंशंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या चीज़ है ये याद रखने की ज़रूरत है। अगर कहीं पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा किसने बनाया है और ये C450 C451 क्या है। तो ये इंटरसेप्टर नौका है, गश्ती के काम आती है। महत्व क्या है? जब ये शामिल होंगे तो हमारे जो समुद्री सुरक्षा है वो मजबूत होंगी। EEZ के बारे में आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो भी हमारी सीमाएं हैं उनसे 200 नॉटिकल मील का जो भी समुद्री क्षेत्र है वो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में आता है और ये परिभाषित किया जाता है UNCLOS 1982 में समुद्री भाग को लेकर जो भी नियम है वो बनाए गए थे, तो उसको उनका संग्रह है UNCLOS के नाम से। तो UN क्लोज के अंदर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित किया हुआ है 200 नॉटिकल मील, करीब 370 किलोमीटर। भारतीय प्रधानमंत्री का जो सागर विज़न है इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके लिए भी काम आएगा। आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। जो पास के पड़ोसी देश हैं उनकी सुरक्षा, उनके किसी राहत बचाव कार्य के लिए उपयोग लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से सागर विज़न में काम आएगा। जो भारत का तटरक्षक बल है विश्व का 4था सबसे बड़ा तटरक्षक बल है और ये केवल समुद्री सुरक्षा ही नहीं करता बल्कि जो EEZ हैं, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें जो भी आर्थिक गतिविधियाँ होती है, कोई समुद्री पर्यावरण से संबंधित मामला है तो उसके लिए भी कार्य करता है। जैसे तेल का रिसाव हो गया था कुछ समय पहले विशाखापट्टनम पे, तो वहाँ पे भी इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए थे ताकि मछलियाँ मरे नहीं, तेल को हटाने के लिए। तो ये इनके काम है। अगला आर्टिकल है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। हाल ही में वन सलाहकार समिति ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में जो दिबांग परियोजना है उस पर अपने निर्णय को टाल दिया है। करीब 6 वर्ष से अपने निर्णय को टालते आ रही है ये। इसका कारण ये है कि करीब 1165 हेक्टेयर का जंगल हटाने की आवश्यकता पड़ेगी और ये जैव विविधता से संपन्न भाग हैं। ऐसा नहीं कि कोई थोड़ी थोड़ी जगह पे पेड़ हो तो उनको चलो काट दिया जाए, लेकिन ये बड़ा ऐसा एरिया है जो जैव विविधता से समृद्ध है। वहाँ पे वन्य जीव भी रहते हैं, वहाँ पे कई तरीके की पेड़। यह आप मैप देख सकते हैं। जो दिबांग है ये नीचे आ रही है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है। आसाम के और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जाके मिलती है, तो इसका मतलब आसाम में भी बहती है, अरुणाचल प्रदेश में भी बहती है। उद्गम कहाँ से है? तो उद्गम भारत और चीन की सीमा के पास से हैं।
ये किस प्रकार की परियोजना है? तो भंडारण आधारित जल विद्युत परियोजना। क्या करेंगे? पीछे पहले बांध बनाएंगे, बांध के पीछे जल का भंडार करेंगे, उस जल को टरबाइन पर डालेंगे और विद्युत का निर्माण करेंगे। 31 जनवरी 2008 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन ये तभी से पेंडिंग है। वहाँ इसको जो वन सलाहकार समिति उससे इसको परमिशन नहीं मिली है। वन सलाहकार समिति के बारे में जान लेते हैं। ये औद्योगिक गतिविधियों के लिए पेड़ और वनों की कटाई के बारे में निर्णय लेता है। शीर्ष निकाय है वन सलाहकार समिति। इस मामले में निर्णय लेने के लिए किसके अंडर काम करती है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसमें केंद्र और वानिकी विभाग के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होते हैं। करीब 13 विभागों के अधिकारी हैं इसमें। अगला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? कि बड़े पैमाने पर परिवार प्रणालियों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना कि परिवार की वजह से क्या क्या लाभ होते हैं। इस बार का थीम था फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। इसका कारण ये है कि जो कोपेनहेगन घोषणा और बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन कि जो निर्णय लिया गया था उसको 25 साल पूरे हो चुके हैं। कोपेनहेगन घोषणा क्या थी इसके बारे में हम जान लेते हैं। 1995 में बीजिंग और कोपेनहेगन के सम्मेलनों में हमारे सामाजिक विकास में परिवार एवं इसकी भूमिका के महत्व को प्रस्तावित किया गया। और 1995 में जब कोपेनहेगन घोषणा को अपनाया गया तब सामाजिक विकास में परिवार को केंद्र में रखने के लिए सहमति बनाई गई। कुछ बिंदु लाए गए कि किस प्रकार परिवार को बढ़ावा दिया जा सकता है, महिला पुरुष समानता को कैसे परिवार में बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरीके से बीजिंग और कोपेनहेगन घोषणा को 25 साल हो चुके हैं, इसीलिए इस बार का विषय उसी के ऊपर है, फैमिली इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। अगला आर्टिकल है COBAS 6800 परीक्षण मशीन। हाल ही में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इसमें इस मशीन को स्थापित किया गया है। इसमें मशीन को ख़रीदा गया है और वहाँ स्थापित किया गया है। यह ऐसी मशीन है जो करीब 24 घंटे में 1200 नमूनों का परीक्षण कर सकती है। कोविड-19 से संबंधित जो भी सैंपल्स आते हैं रोगियों के या संदिग्धों के उनके लिए। रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। एक बार सैंपल आप रख दीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा परिणाम आ जाएगा। तो संक्रमण का खतरा कम है। मानवीय हस्तक्षेपों को ज़्यादा समस्या नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है मानवीय हस्तक्षेप की। एक बार सैंपल डाल दिया तो उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा और काफ़ी सारे नमूनों के एक साथ जाँच कर सकता है। सटीक परीक्षण है, उसकी जो सटीकता है वो काफ़ी बेटर है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला आर्टिकल है समर्थ। हाल ही में विश्व बैंक ने एक कार्यक्रम चला रखा है, तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम। तो इसके तहत जो MHRD है उसने समर्थ कार्यक्रम चलाया है। समर्थ कार्यक्रम क्या करेगा? जितने विश्वविद्यालय और उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं इनकी गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस पर काम करेगा ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। तो यही सारा सब कुछ इसमें है। ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, आप इसकी और डिटेल पढ़ सकते हो। 38 मॉड्यूल है। इसके तहत क्या क्या किया जाएगा? प्रबंधन किया जाएगा, कर्मचारी प्रबंधन, कानूनी मामलों का अगर कोई केसेस हो रहा है यूनिवर्सिटी वगैरह पे तो उनका प्रबंधन किया जाएगा। अवकाश का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, यूनिवर्सिटी में जितनी भी संपदा है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, शुल्क प्रबंधन, जो भी फीस वगैरह होती है उनके बारे में, परिवहन प्रबंधन, ये सब इसमें है। अगला आर्टिकल है गोल के बारे में। गोल का पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये शुरू किया है फेसबुक के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो भी जनजातीय युवा हैं, जो भी उद्यमी हैं, जिन्होंने नया नया व्यवसाय जो शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने शुरू किया है, उनको डिजिटली जो भी कौशल है उनके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जैसे MS वर्ड पे काम करना, MS एक्सेल पे काम करना, इंटरनेट का यूज़ करना, तो इन सब के बारे में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ सके। तो ये इस बारे में जनजातीय मंत्रालय ने फेसबुक के साथ साझेदारी करके कार्यक्रम शुरू किया है। तो आज ये जो करंट अफेयर्स थी उनके आधार पर जो प्रश्न थे वे हम जान लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत है लड़ाकू विमान, गश्ती पोत, कोविड-19 औषधि डी है इंटरसेप्टर नौका।
प्रश्न 2 हैं, गोल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केवल जनजातीय मंत्रालय की पहल है। दूसरा कथन है, इसके तहत युवा जनजातियों उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सही कथन नहीं है, केवल एक, केवल दो, सी 1 व 2 दोनों, डी कोई नहीं। COBAS 6800 परीक्षण मशीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है, ये मिसप्रिंट हो गया, इसे केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों के परीक्षण के लिए खरीदा गया है। सही कथन है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 व 2 दोनों, डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करें। हाल ही में वन सलाहकार समिति ने इस परियोजना हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले के दिबांग नदी पर स्थित है। आपको असत्य कथन है वे बताने हैं, केवल एक, केवल दो, सी 1 व 2 दोनों, डी कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को वर्ष 2020 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। देखो, ये प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स में नहीं है, पर चूंकि ये इतना ही था कि किसको चुना गया है, तो इसके लिए मुझे पूरा आर्टिकल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं इसको प्रश्न फॉर्म में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये चांगी हवाई अड्डा था सिंगापुर का, इसको 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में स्थित है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स और कल की करंट अफेयर्स, उनके आधार पर जो प्रश्न बने वो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।